चलो ठीक है, तो मैं थर्मो स्टार्ट करता हूँ, बाकी मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, ठीक है। सो देखो, ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, पहले एक आउटलाइन डेवलप करते हैं एंड देन आई विल एग्जीक्यूट वन बाय वन। सबसे पहली चीज समझ लो, थर्मो के अंदर दो पार्ट है बेटा। थर्मो के अंदर दो पार्ट है, एक है डायनेमिक्स जो कि आप फिजिक्स में मोस्टली कवर करते हो, एंड दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री का, जो जिसके अंदर का कोर पार्ट अगर मैं बताऊं तो इंथैल्पी है, एंड देयर आफ्टर, हाँ जी, इंट्रोपी है, एंड इसके बाद गिब्स है। ये इसके इंटीग्रल पार्ट है। इसके अलावा डायनामिक्स में क्या क्या है, वर्क है, हीट है, हीट कैपेसिटी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है बेटा। सो वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है। ऑलराइट। तो पूरे थर्मो के अंदर बेसिकली हमें करना क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उससे रिलेटेड सारा डिस्कशन करना होता है, राइट। कहाँ करते हैं, नेचुरली पूरे यूनिवर्स का कोई ना कोई पार्ट हम कंसिडर करेंगे स्टडी करने के लिए। इट माइट बी अ कप ऑफ टी, इट माइट बी एनी केमिकल रिएक्शन, इट माइट बी एनी सैंपल ऑफ द स्पेस, राइट। ये कोई आयरन का ब्लॉक भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी इज नोन एज सिस्टम, एंड 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 इसके बाहर वाली जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। ये बीच में है, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ध्यान रखना, बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। रियल बाउंड्रीज मतलब आप समझते हो बिल्कुल इनक्लोज्ड हो, टच करके फील किया जा सके। इमेजिनरी का मतलब हमने जस्ट एक इमेजिनेशन के फॉर्म में एक लेयर बना के रखी हुई है, ठीक है। कितने तरह के सिस्टम होंगे, तो जैसे अब मैं मान लो एक कप ले लिया और ये ओपन है ना, गर्म है और ये ओपन है, तो धीरे धीरे आपको मालूम है कि भाई वेपर के फॉर्म में H2O मॉलिक्यूल्स आउटसाइड जा रहे होंगे, तो ये एग्जांपल होता है ओपन सिस्टम। दूसरा कौन सा होता है, क्लोज्ड। तीसरा कौन सा होता है बेटा, आइसोलेट। क्लोज्ड मतलब अगर मान लो ऊपर मैंने लगा के अच्छे से फिक्स कर दिया तो वो अच्छा। ओपन में मास एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, क्लोज सिस्टम में ओनली ओनली एनर्जी, मास नहीं। आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं, ना तो मास ना तो एनर्जी, कुछ भी एक्सचेंज। आइसोलेटेड सिस्टम दुनिया में कोई नहीं होता है। ये टेम्पररी एक हाइपोथेटिकल चीज है, दिमाग के अंदर हम बना के रखते हैं, और थोड़े बहुत कम टाइम के लिए थर्मोफ्लास्क होता है ना, बिल्कुल मैं बोलूं कि अभी मैंने चाय भरी है, उसके अंदर 2 मिनट 1 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर कुछ डाउन होगा क्या, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो डेफिनेटली डाउन होता है, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं कि लगभग कांस्टेंट ही। तो वो हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हो गया, क्योंकि वहां से आपने क्लोज करके रखा है, ना तो हीट बाहर जाने दे रहा है ना तो मास बाहर जाने दे रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो मोस्टली हमें इन इस सिस्टम के बारे में पढ़ना है बेटा। क्लोज सिस्टम के एग्जांपल्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ये तो हो गया सिस्टम। अब सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, जिसको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। भाई प्रेशर, जैसे मान लो आइडियल गैस का सिस्टम है, तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, भाई प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, गैस का नेचर क्या था, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक वगैरह वगैरह, ये सारे पैरामीटर्स हैं। ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से हम स्टेट डिफाइन करते हैं किसी सिस्टम का, कि कोई एक सिस्टम इस टेम्परेचर, इस प्रेशर, इस नंबर ऑफ मोल्स पे है। आ रहा है बात समझ में। एंड अगर हम स्टेट को बदलते हैं, अगर हम स्टेट को बदलते हैं, जैसे P1 V1 T1 से अगर मैं कहीं गलती से P2 V2 T2 चला गया, तो हमारा ये स्टेट 2 हो गया, और ये क्या था, स्टेट 1 था। ये जो स्टेट का चेंज है इसी को प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाट इज प्रोसेस, चेंज ऑफ स्टेट। व्हेन सिस्टम अंडरगोज चेंज इन स्टेट, उसी को प्रोसेस बोलते हैं। दुनिया भर में कितने तरह के प्रोसेस हैं, देखो प्रोसेस तो इनफाइनाइट तरह के प्रोसेस हैं।
एक जगह से दूसरे जाने के एक नहीं, दो नहीं, इन्फाइनाइट तरह के रास्ते हैं हमारे पास, समझ गए? उन इन्फाइनाइट कैटेगरीज को अगर हम दो बड़े मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करें तो एक होता है रिवर्सिबल एंड एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आ रहा है बात समझ में? अब ये पॉइंट बहुत दिमाग लगा करके अच्छे से समझना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? सो बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं और हर मोमेंट पे रहते हैं। ईच एंड एवरी मोमेंट दे आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये तीनों तरह के इक्विलिब्रियम का सम है, मतलब बेसिकली तीनों को देखना है। थर्मल, थर्मल कब होगा? जब एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेम्परेचर दोनों ज्यादा गैप ना हो, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको मालूम है रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ये तो आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो फिजिक्स में, नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो। समझ में आ रहा है सबको? ये एग्जांपल है किसका? इक्विलिब्रियम का। अच्छा भाई, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, ठीक है, सो जैसे मान लो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे मैंने सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ले रखा है और मान लो ये 10 एटीएम पे है, मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट करके रखा हुआ है, ये 10 एटीएम से बाहर की तरफ कहां तक जा रहा है? मान लो से फॉर एग्जांपल 1 एटीएम तक जा रहा है। एंड ये 10 एटीएम का जो प्रेशर मैंने ऊपर लगा रखा है, तो 10 एटीएम शुरू में नीचे भी है, अब ये 1 एटीएम तक पहुंचना है। अब मैं सिंबॉलिकली बोल रहा हूँ 10 एटीएम के लिए मैंने ऊपर क्या रख रखा है? सैंड पार्टिकल का कलेक्शन मैंने रख रखा है ऊपर, काफी सारे। अब अगर यहां से यहां जाना है 1 एटीएम तक, तो मैंने थोड़ा सा सैंड पार्टिकल बचा लिया है। इक्विवेलेंट टू, आप समझ रहे होगे भाई प्रेशर कैसे निकलता है? mg बाई ए, समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री क्रिएट करके रखे तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। अब भाई इधर से इधर पहुंचने में हम दो तरीके की चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक तो ये है कि मैं आराम आराम से एक एक सैंड के पार्टिकल को उठाता जाऊं और धीरे धीरे एक्सपेंशन होता जाए, और एक है एकदम से मैंने उठा लिया, भाई इतना तेज जाना है तो चला जाए, यहाँ पे मेरे को फाइनली ऊपर 1 एटीएम का प्रेशर जाना चाहिए। तो जब सडन चेंज करोगे, आप एकदम से मास हटा लोगे, तो ऊपर का जो प्रेशर है mg भाई है वो बहुत कम हो जाएगा, नीचे का जो प्रेशर था वो 10 एटीएम था, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये ऐसे भागने लग जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? अब ये रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं है। तो जब इरिवर्सिबल होता है ना बेटा, तो इरिवर्सिबल में ये इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम में एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, डिफाइन था। अचानक से एक्सटर्नल प्रेशर हमने ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करके कितना कर दिया? 1 एटीएम। तो कितने लोग करे? सडन ड्रॉप होगा, उसी वॉल्यूम पे ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद वो धीरे 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 एक्सपैंड करेगा। दिस इज एक्सपेंशन P2 एंड V2। दिस इज एक्सपेंशन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है ना, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। और रिवर्सिबल की अगर मैं बात करूं, तो मैंने बोला कि प्रेशर वॉल्यूम का अगर इस साइड में ग्राफ बना रहे हैं, तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, सो धीरे 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 ऐसे करके अभी धीरे धीरे ड्रॉप क्यों हो रहा है? एक पार्टिकल मैंने हटाया था, तो डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ? डीपी का, एलिमेंटल लेवल पे, मतलब ना दैट इज क्लोज टू जीरो, इसलिए बोलते हैं कोई खास डिफरेंस है नहीं, एकदम स्लो जाएगा वो। सो कभी लिखा हो द प्रोसेस इज कैरिड वेरी स्लोली, ये लिखा हो इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, ये सब का मतलब क्या है? रिवर्सिबल से जा रहा है। समझ गए? अच्छा, अब इतना अगर समझदार हो तो आपको मालूम है वर्क डन कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। भाई गैस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो गैस है सिस्टम, पी कहाँ का? सरफेस का प्रेशर, जो बिल्कुल सिस्टम सराउंडिंग का हो, एंड डीवी आपको मालूम है क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। सो अब इस केस में वर्क कैसे निकलेगा? कितने लोग करें? एरिया अंडर द कर्व। इस केस में
एरिया अंडर द कर्व। कितने लोग समझदार हैं? बोलेंगे W बाई रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू, मैं साइन पे जा नहीं रहा हूँ, W बाई इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ऐसे ही जरा तुम लोग कंप्रेशन का ग्राफ खुद से बनाओ तो, डू इट फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2, जस्ट डू इट। क्या बनाया आप लोगों ने बताओ? देखो बिल्कुल कंप्रेशन हो रहा होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन के टाइम पे यहां से शुरू होगा भाई, कंप्रेशन के टाइम पे प्रेशर क्या है, पहले कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहां शुरू हुआ, ग्रेजुअल जाएगा तो ऐसे ऐसे जाएगा, बोलो ना, एरो ऐसे दिखाओगे, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम। लेकिन कितने लोग कर रहे हैं, अगर इरिवर्सिबल कर रहे होगे तो इसी वॉल्यूम पे अचानक से प्रेशर बढ़ जाएगा एंड फिर ऐसे जाएगा, ये तो नो। तो अभी कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि कंप्रेशन के टाइम में एरिया इस बार इसका ज्यादा हो जाएगा? समझ आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, वर्क डन इन इरिवर्सिबल केस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वर्क डन इन रिवर्सिबल फॉर कंप्रेशन, और एक्सपेंशन में ठीक उल्टा है। तो फिलहाल जो मेरा मेन पर्पस था वो समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम होते होते। अच्छा, एक और चीज है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वर्क डन बाई गैस आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे यूजिंग इंटीग्रल ऑफ पीडीवी अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो। आप लोग अलाइन करते हो मेरी बात से? क्यों? फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से। मैंने बोला अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया तो आप वर्क डन बाई गैस यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन नॉट कैलकुलेट, इरिवर्सिबल हो गया। अब समझाओ मुझे कैसे होगा? क्या चीज? डीवी? हाँ हाँ, वॉल्यूम का अचानक से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। क्यों नहीं पता है? हर मोमेंट पे पता है, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, सब चीज पता है। बताओ, बोलिए बोलिए। टेम्परेचर हर पॉइंट पे डिफाइन,
और ना तो प्रेशर हर पॉइंट पे डिफाइन है। एक बात बताओ, अगर कोई चीज इरिवर्सिबल प्रोसेस से जाने लग जाए तो नॉन होमोजिनिटी आ जाएगा सिस्टम में ना, मतलब कहीं डेंसर होगा और कहीं पे रेयरर होंगी गैसेस। यहाँ का प्रेशर P1 यहाँ का प्रेशर P2 हो जाएगा। बोलो सब अग्री करते हो? अलग अलग प्रेशर है तो मैं कौन सा प्रेशर वहां रखूं? इसलिए बोलते हैं भाई गैस डिफाइन नहीं हो पाएगा, मीनिंगलेस है, इसलिए वर्क डन पूछा जाता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में एक बेसिक लेवल पे डिफरेंस है। अब सुनो सुनो ध्यान से सुनो, पहले बकबक नहीं करना है। वर्क डन बाई गैस किसी का भी निकालोगे तो इंटीग्रल पीडीवी होता है। अब चाहे वो फिजिक्स में निकालो केमिस्ट्री में निकालो, वर्क डन बाई सराउंडिंग जब लिख रहे होंगे तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम अगर एक्सपैंड कर रहा है तो सराउंडिंग के लिए तो कंप्रेशन हो गया ना, तो इसलिए माइनस साइन आएगा। समझ में आया? क्योंकि हम डीवी किसका यूज कर रहे होते हैं? सिस्टम का वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। समझ गए ना? इसलिए यहां माइनस साइन आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, ये सराउंडिंग। लेकिन मैं डब्ल्यू पूछ दूं तब कुछ ना बोलूं, वर्क डन, फाइंड वर्क डन, आई एम नॉट मेंशनिंग बाई सराउंडिंग और सिस्टम, तो आंसर होगा तब W का मतलब केमिस्ट्री में माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है, और यहां W का मतलब इंटीग्रल P गैस ऑफ डीवी होता है। ये डिफरेंस है बस, एक का W पॉजिटिव के साथ, एक का W, अगर सिर्फ W बोला है तो। लेकिन अगर डिफाइन कर दे कि गैस का बताओ, तब कोई डिफरेंस नहीं है, तब एज इट इज चलता है। इसलिए आप देखोगे केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन भी बदल जाता है। केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या होता है कि ये सिस्टम था, हमने वर्क किया, एक्सटर्नल ने हीट दिया, तो सम ऑफ W प्लस Q बिकम्स डेल्टा U, यही लिखते हो ना? ये केमिस्ट्री का है। जबकि फिजिक्स में क्या बोलते हैं? जितना हीट दिया वो सिस्टम वर्क डन करने में और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में यूज करेगा, यही बोलते हैं ना फिजिक्स में। क्योंकि यहां W और यहां W दोनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ W भाई गैस है, गैस काम कर रहा है, यहां बोल रहे हैं बाहर से हम दे वर्क करके उसको दे रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो अब लेकिन अगर पीडीवी के टर्म में दोनों का एक्सप्रेशन देखोगे सेम आ जाएगा। देखो यहां क्या होगा, पीडीवी प्लस डी यू, यहां क्या हो जाएगा माइनस पीडीवी प्लस क्यू इज इक्वल टू डी यू। सो इस साइड तो साइड लोगों, तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपको सिर्फ यूज हो रहा है स्मॉल क्यू लिख रहा हूं, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू प्लस डी यू, दिस इज द फर्स्ट, सॉरी डब्ल्यू के जगह पे क्या मैं यूज करूं, पीडीवी। Now this is our relation which is valid for both physics and chemistry, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको समझ आ गया ना? ये बेस, हाँ जी बोलो। अरे बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला कंप्रेशन हो रहा है, इतने देर बाद तुम्हारी आंख खुल रही है, उस टाइम पे नहीं पूछना था। हम कहाँ जाए इतने देर तक के लिए, तुम अपना दिमाग रोक के रखी हो, बताओ मैं क्या क्या बता चुका हूँ। इमीडिएट पूछना है ये सब ना, ये फ्लो पूरा खराब कर देगा लेक्चर का। ध्यान से सुनो, ये एकदम से ऊपर कैसे चला गया? क्योंकि आपको अगर सडन कंप्रेशन करना है तो आप क्या करोगे? देखो दो तरीका है कंप्रेस करने का, कि इतना सा मेरे पास सैंड था, मैं एक पार्टिकल गिराऊं, फिर एक पार्टिकल गिराऊं, फिर एक थोड़ा थोड़ा हैवी करूं तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन मैंने एक पत्थर उठाया, दे मारा इसके ऊपर, तो सडन नीचे जाएगा। ये पत्थर वाला ही केस है। प्रेशर अभी 1 atm था, अभी अचानक से मैंने उस पर पत्थर रख दिया तो एक्सटर्नल प्रेशर एकदम से बढ़ गया, तो इसी मोमेंट पे एकदम से बढ़ गया प्रेशर। अब यहां से यहां तक जा रहा है। अच्छा ये सब, अरे बाबा, आइसोथर्मल के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जब लगाओगे, रिवर्सिबल है तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का करवाता है। इसलिए मैंने बोला डायनामिक्स आता है ना थोड़ा तुम लोग को। आगे बढ़े, चलो भाई, तो आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में पूरी कहानी समझ आ गई। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है, ध्यान से समझना। हम लोग जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है ना, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। कितने लोगों को मालूम है इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव वेरिएबल उसको बोलते हैं बेटा जो इंडिपेंडेंट हो सैंपल साइज से। जैसे मान लो आपने एक सिस्टम लिया और इसके अंदर मान लो 10 मोल O2 भर लिया। अब मैं बोलूं कि इसके इस कोने पे एक छोटा सा मैं इमेजिनरी सिस्टम ले रहा हूं,
और यहाँ एक बड़ा सा इमेजिनरी ले रहा हूँ, रियल नहीं ले रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा इसका सैंपल साइज छोटा, इसका बड़ा है, जो जो वेरिएबल इधर इधर सेम हो गए, इसका मतलब वो सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और जो वेरिएबल इधर इधर अलग हो रहे हैं वो सैंपल साइज पे डिपेंड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से बेटा आप बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप बताते जाओ। पी वी मास, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, ना डेंसिटी, राइट, टेम्परेचर, ओके, एंड इंटरनल एनर्जी, U इज इंटरनल। आई होप कि आप सिंपल तो याद होगा आप लोग को, ठीक है। H, ओके, G एंड क्या हुआ, सॉरी सॉरी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल, प्रेशर, ठीक है, एंड यस यस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, जल्दी क्लासिफाई कर दो, और हीट कैपेसिटी, Hc का मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी, ये सब। अच्छा, ईएमएफ, ये सारा चीज क्लासिफाई करो, कौन किधर फॉल करेगा, जल्दी करो। यस एवरीबॉडी, बताइए प्रेशर किधर रखे, ये बताओ। अगर प्रेशर यहाँ P है तो यहाँ प्रेशर P2 होगा? नहीं, प्रेशर तो पूरे सिस्टम के लिए एक ही होता है, तो यानी प्रेशर इंटेंसिव हो गया। अच्छा, वॉल्यूम इसका और इसका सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो कोई, ठीक है, कोई बता सकता है, ठीक है। वॉल्यूम के बाद क्या आता है टर्म? मास, ये भी क्या आ जाएगा? सैंपल साइज डिपेंडेंट। अच्छा बच्चा जल्दी बताओ, इसके बाद नंबर ऑफ मोल, समझ रहे हो ना, इसमें कम मोल होंगे, इसमें ज्यादा मोल होंगे गैसेस के। अच्छा जी, टेम्परेचर बताइए, टेम्परेचर इधर इधर सेम ही होगा, ओके बड़ी। नेक्स्ट, इसके बाद डेंसिटी बताओ, सेम होगा ना। अच्छा, डेंसिटी को ध्यान से देखो तो मास बाई वॉल्यूम, मास क्या होता है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या होता है? यहां से एक रूल बना लेना, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव वेरिएबल बिकम्स इंटेंसिव, रेशियो टू एक्सटेंसिव वेरिएबल। डेंसिटी यहाँ है। अभी कितने लोग कह रहे हैं चलो डेंसिटी के बाद अब आता है ईएमएफ, रुक जाओ, ईएमएफ बाद में करते हैं, उससे पहले हमारा हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हो एनर्जी का कोई भी टर्म ले लो सर, एनर्जी का कोई भी टर्म, एनर्जी हमेशा मास पे डिपेंडेंट होता है। कोई ऐसा एनर्जी है जो मास पे डिपेंडेंट ना हो? सब डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए एनर्जी का जो भी यूनिट है वो सब एक्सटेंसिव, यू एच जी, ये सब इधर। हाँ जी, व्हाट इज हीट कैपेसिटी, डिफाइन हीट कैपेसिटी। मान लो ये राधिका है, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो आर ए डी, ये सही है ना? हाँ बताओ। amount of heat required to change the temperature by 1 unit, यस, सही बोला क्या? सो भाई देखो, अगर मान लो ये कोई भी एक राइट बॉडी है, कितना हीट दिया जाए कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाए, वो अमाउंट ऑफ हीट को ही क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। नेचुरली भाई सारे बॉडी का हीट कैपेसिटी अलग होगा, भाई सिमरवीर का अलग होगा हीट कैपेसिटी, एंड साक्षी का बिल्कुल अलग होगा, राधिका का बिल्कुल अलग होगा, होगा ना? सभी को सेम अमाउंट ऑफ हीट तो चाहिए नहीं 1 डिग्री राइज करने के लिए। आयरन ब्लॉक ले लेंगे उसका अलग आएगा, वाटर ले लेंगे उसका, बोलो सबका अलग अलग है। तो हीट कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑन सैंपल साइज। मान लो एक, अभी यार छोटा टुकड़ा तो मुझे फिर आयरन का ही लेना पड़ेगा। मान लो एक आयरन ब्लॉक है, इसका एक छोटा टुकड़ा ले लिया और आयरन ब्लॉक का बड़ा टुकड़ा ले लिया, इन दोनों का क्या हीट कैपेसिटी सेम होगा? बिल्कुल नहीं यार, कैसे सेम हो सकता है? छोटे टुकड़े को हल्का सा पिद्दू सा हीट दो, तुरंत वो गर्म हो जाएगा, ये बड़े टुकड़े को ज्यादा हीट करना, क्या बोल रहे? so heat capacity depends on sample size, so it will be। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं अगर यही हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट मास हो जाए, जिसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं,
ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव, क्योंकि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव ये। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी ये यहां आता है। सबको क्लियर हो गया? डायनामिक्स में अगर तुम्हें मालूम है तो कुछ ठीक है, यहाँ पे हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ओके, मैंने पहले ही वो चैप्टर क्लोज करके रखा हुआ, उधर जाने का मतलब डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए, ठीक है। यहाँ खत्म हो गया सबका, क्लियर। अब आ जाओ बात करते हैं ईएमएफ। ईएमएफ कैसा क्वांटिटी? हाँ यार, पूरे इलेक्ट्रो में यही तो एप्लीकेशन किया है। आपको याद है ना ईएमएफ का रिलेशन क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई का वैल्यू कितना आएगा? डेल्टा जी अपॉन एन एफ। आपको मालूम है मोल कैसा क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव। ये कैसा है? एक्सटेंसिव। रेशियो क्या हो गया? हाँ जी, तो ये ईएमएफ यहाँ रखें। अच्छा, इन दोनों में चलो ठीक है, ये तो कैटेगरीज हो गई। मैथमेटिकल ऑपरेशन में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स को हम ऐड कर सकते, कहने का मतलब एक चैम्बर बनाया, इधर मास m1 लिया, इधर मास m2, चैम्बर हटा दिया तो मास कितना होगा? m1 प्लस m2। अब इधर चैम्बर बनाया, इधर प्रेशर P और इधर प्रेशर P और ये चैम्बर हटा दिया तो प्रेशर 2P नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। प्रेशर अभी भी क्या होगा? इंटेंसिव वेरिएबल्स को हम एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते, ठीक है, एडिटिव नहीं होते। बाकी जितने एक्सटेंसिव हैं वो एडिटिव होते हैं। समझ आ रहा है सबको ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है जी। चलो, एक्सटेंसिव इंटेंसिव हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है बेटा, कौन सा? दूसरा क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड क्लासिफिकेशन। सुनिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज, कौन सा है सेकेंड क्लासिफिकेशन? जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। अब देखो, जितने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, वो चाहे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, कुछ भी हो, इनको ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पाथ एंड स्टेट। डेफिनेशन पे जाओगे तो पाथ फंक्शन ऐसा फंक्शन जो किस तरीके से स्टेट 1 से स्टेट 2 में गए हो, आइसोथर्मली, एडियाबैटिकली, कैसे गए हो, उस पर डिपेंड करे। और स्टेट फंक्शन ये है जो सिर्फ इस बात कि पहले कहां था वो, अब कहां है, बीच में कहां घूम के आया, उससे कोई फर्क, तो उसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो, ऐसे कहानी सुनने में बहुत मजा आया, बट वैसे मैं बोलूंगा उससे बाहर निकलो, सीधा वैल्यू याद कर जाओ कौन कौन से। पाथ फंक्शन में हीट आता है, वर्क आता है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये आते हैं, इनको रट जाओ। इनको छोड़ के दुनिया के जितने वेरिएबल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो सब इधर आते हैं। कौन कौन से हैं? हाँ जी, यू, एच, जी, एस। एस बोले तो यहाँ एंट्रोपी है। ये सारे पाथ नहीं बल्कि स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन, ये क्या था? पाथ फंक्शन। सबको याद रहेगा? रट जाओ इसको, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबको समझ में आ गया? अब आप देखो, ऐसे ग्राफिकली इसको समझाया भी जा सकता है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए था प्रेशर एंड वॉल्यूम के कर्व में, और ये पॉइंट बी था प्रेशर एंड वॉल्यूम। नेचुरली इसका P1 V1 T1 रहा होगा और इसका P2 V2 T2 रहा होगा। अब बताओ, मैं ऐसे करके यहाँ पहुंचू और ऐसे पहुंचू और ऐसे एंजॉय करके यहाँ पहुंच रहा हूँ, तो इन सारे लेवल में अगर आप देखोगे तो वर्क डन अलग अलग आ रहा होगा। इसका ग्राफ ये, इसका ये एनर्जी आएगा, इसका ये आएगा, तो W तीनों का अलग अलग हो गया। W अलग अलग हो गया, हीट भी अलग अलग होगा ही होगा। अभी इक्वेशन दिखाऊंगा तो उससे समझ में आ जाएगा, अलग अलग ही होगा बेटा। इन सभी के लिए अलग अलग तरीके से जाना पड़ता है, तो पाथ डिपेंडेंट हो गए ये सारे वेरिएबल्स, ठीक है। और ये क्या था हमारा? स्टेट फंक्शन। यहां तक सबको क्लैरिटी आ गई? बोलिए हाँ। अब आ जाओ वर्क के बारे में थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं, वर्क डन कैसे निकालना होता है, फिर थोड़ा सा हीट के बारे में जस्ट एक माइन्यूट डिस्कशन, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चा, आप सबको मालूम है कि वर्क डन फिजिक्स में डिफाइन कैसे होता है। अगर कोई ब्लॉक है, उस पे F फोर्स लग रहा है और dr डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल कर रहा है, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट
dr वेक्टर, यही होता है ना। अब हमें इस वर्क डन को, क्योंकि ये तो एक सॉलिड पार्टिकल है, हमें हमारा जो सिस्टम होगा मोस्टली ऐसा होगा कि कुछ गैस होगा, कुछ लिक्विड होगा उसके अंदर प्रेजेंट, और वो बाउंड्री को पुश कर रहा होगा बेसिकली। मतलब हमारा एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन से रिलेटेड, पीवी वर्क डन से रिलेटेड है, प्रेशर वॉल्यूम। क्या वर्क डन और तरह का हो सकता है? बिल्कुल यार, मैं एक काम करूं, यहाँ पे लिक्विड ले लूं और ऊपर से कोई एक ऐसा मोटर डाल लूं, और ये फ्लाईव्हील जैसा कुछ है, और इसको मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं 1 घंटे से, ऐसे वो भी वर्क डन है, बट उसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं हो रहा है। मैं इसके अंदर हीटर इमर्स कर दूं, भाई ये तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है ना, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, बोलो होता है ना। तो वो भी एक तरीका है हमारा वर्क डन का, तो वो नॉन पीवी वर्क डन है। तो वर्क डन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह, वर्क पीवी एंड नॉन पीवी। समझ में आ रहा है? नॉन पीवी में इलेक्ट्रिकल आ गया, और ऐसे अदर फ्रिक्शनल आ गया, एंड पीवी में आपको मालूम है एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन रिलेटेड। सबको समझ में आ रहा है? एक्सपेंशन एंड, अभी मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, अभी हमारा फोकस किस पे है? सिर्फ हाँ जी। अब बताओ, अगर मान लो कोई सिस्टम है ना, ऐसे मान लो एक पिस्टन ले लिया, अब मैं बोलूं कि भाई प्रेशर इसका P इंटू सामने वाले का जो भी एरिया है, तो प्रेशर इंटू एरिया क्या हो गया? फोर्स। और अगर ये dx ऊपर गया मान लो, और इसका एरिया A है, समझ में आ रहा है? तो dv का वैल्यू कितना होगा? A dx, भाई एरिया A, dx ऊपर गया तो dv। अब अगर मेरे को यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ पी डीवी करूंगा। अच्छा ध्यान देना, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, गैस का मैं लिख रहा हूं, तो आपको मालूम है यार डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कॉस 0 1 आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये अपोजिट हो गया, पता चला मैं फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट उसके ठीक उल्टा हो रहा है, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ओके, तो W बाई गैस विल बी इंटीग्रल पी डीवी। आपको मालूम है कि सॉरी 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 एफ डॉट, सो एफ को क्या लिखा था मैंने? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी आर, ए डी आर क्या था? डीवी, तो यहीं से आ गया पी डीवी। याद रहेगा सबको? सो इंटीग्रल पी डीवी करके लेकर के हम डिफाइन करते हैं। वहीं डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस पी डीवी। चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बताओ। एक्सपेंशन हो रहा है सिस्टम का, वर्क डन बाई सराउंडिंग का साइन बताओ क्या होगा? एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन बाई गैस का साइन बताओ? गैस का पॉजिटिव, सराउंडिंग का? समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? भाई एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस का प्रेशर भी, फोर्स भी ऐसे ही लग रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहा है, पॉजिटिव हो गया। और एक्सटर्नल प्रेशर ऐसे लगा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है काम, तो उसका नेगेटिव हो गया। कंप्रेशन होगा तो वर्क डन का साइन बताओ? वर्क डन, भाई मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, ओनली वर्क डन पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव। जब मैं केमिस्ट्री में वर्क डन पूछूं, सामने अगर शैलेश सर पूछ रहे हैं केमिस्ट्री वाले सर, तो आपको पॉजिटिव बताना है, वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन। मेरे जगह दलजीत सर आ जाएं और उन पे लिखा जाए कि ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आपको क्या बोलना है? क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या है? गैस के द्वारा वर्क डन। जब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो वर्क डन किसका है? सराउंडिंग का। इतना बात दिमाग में अच्छे से बैठ गया है? ओके ग्रेट। आओ चलो, तो वर्क डन हमने यहाँ से निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये बताओ, वर्क डन तो अलग अलग टाइप के प्रोसेस में अलग अलग नहीं होना चाहिए? हाँ, अलग अलग टाइप के प्रोसेस में अलग अलग नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, और होता भी अलग अलग है। अब आ जाओ, मैं सारे वर्क को एक ही जगह कैलकुलेट करा देता हूँ, दुनिया भर की सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाए। ठीक, देखो बेटा, मैं 2 तरह के चेंजेस पे बात करूंगा। एक बात करूंगा फिजिकल चेंजेस, और दूसरा बात करूंगा केमिकल चेंजेस पे। एकदम बढ़िया से दिमाग में रखना। फिजिकल चेंजेस में मैं डिस्कशन करूंगा फिर से 2 पार्ट में। फिजिकल चेंजेस में डिस्कशन में 2 पार्ट में कौन सा करूंगा? एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें कोई रिवर्सिबिलिटी मेंटेन नहीं होगी, दूसरा पार्ट जिसमें रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होगा। तो मैं प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, मोटे तौर पे अगर मैं डिफाइन करूं, तो मैं बोलूंगा फिजिकल एंड केमिकल। एंड फिजिकल में भी मैं 2 पार्ट में आऊंगा, रिवर्सिबल
एन इरिवर्सिबल। केमिकल प्रोसेस ना जितने भी होते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर पहुंच नहीं जा रहा हो तो सारे इरिवर्सिबल ही होते हैं, रीच ना कर रहा हो तो सारे इरिवर्सिबल ही होते हैं। ठीक है, आओ फिजिकल में मैं बात कर रहा हूं रिवर्सिबल पे, उससे पहले मैं इरिवर्सिबल बात कर लेता हूं, ज्यादा आसान है। इसमें W निकालना होना बहुत आसान है यार, बस P एक्सटर्नल इंटू डीवी। और कितने लोग कह रहे हैं इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बाहर आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल बाहर आ गया, इंटू डीवी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। कभी कभी ये कहानी बदलने के लिए ध्यान से समझना, बहुत इधर उधर स्टोरी सुनाता है एग्जाम में, जैसे ऐसे बोल देगा एक कंटेनर में 2 लीटर का स्पेस था, आई मीन सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर है, इसमें कुछ मान लो सर्टेन नंबर ऑफ मोल ले लिया गैसेस का, बोलेगा कि और उस टाइम पे या तो आपको प्रेशर डिफाइन कर देगा कि प्रेशर इसका 10 atm था से फॉर एग्जाम्पल, और वॉल्यूम 2 लीटर था, टेम्परेचर वगैरह जो भी कहानी सुनाना होगा सुनाएगा। उसके बाद बोलेगा इट इज अलाउड टू एक्सपैंड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.5 atm। अच्छा ये भी बता देगा कि कहां रोक दिया, ये भी बता सकता है कहां रोक दिया, नहीं कुछ बताए तो ये तब तक ऊपर चलता रहेगा जब तक कि इंटरनल प्रेशर कितना हो जाए 0.5 atm के, तो कुछ ना बोले तो फाइनल प्रेशर आपको मालूम है, कुछ बता दिया तो उसी जगह पे रुक जाना। आपको इस प्रेशर को ध्यान देना है, इससे कोई लेना देना, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर वही है V2 माइनस V1 V2। अच्छा V2 कैसे निकाल सकते हैं, V2 इज इक्वल टू एन आर T2 अपॉन P एक्सटर्नल, तब जब आखिरी में वो रहा, वरना P2 लिखना पड़ेगा, किस प्रेशर पे उसको ले जाकर रोका है वो रखना पड़ेगा। नेचुरल सी बात हो सकती है, कितने लोग वो एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी वो जो गैस का प्रेशर होगा जिसपे वो रोक रहा होगा, या तो 0.5 या उससे ज्यादा होगा, कम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नीचे वाला कम होने का मतलब वापस कंप्रेशन है। समझ गए क्या बात, तो ये दिमाग में रखना है, V2 इज इक्वल टू NRT2 अपॉन P2, एंड V1 का वैल्यू तो आपको मालूम है NRT1 अपॉन P1, याद रखना क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूं, मोल कांस्टेंट है, एंड P1 इज द गैस प्रेशर, इनिशियल प्रेशर। अब जो जैसा डेटा दिया हो उसके हिसाब से अपना माथापच्ची करना यार, मेरा उसमें अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आंसर बस इतना ही है, इरिवर्सिबल हो गया, एक सिंगल स्टेट में एक्सपेंशन कर रहा है तो यही आंसर है, वो चाहे एडियाबैटिक, हाँ कुछ भी हो, वो एडियाबैटिक हो, आइसोथर्मल हो, किसी भी तरह का एक्सपेंशन हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2, याद रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ऐसे कुछ ना डिफाइंड प्रोसेस होते हैं, आइसोबेरिक कितने लोगों को मालूम है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, मालूम है ना Q0 होता है ऐसा प्रोसेस, ये T कांस्टेंट, ये P कांस्टेंट, ये V, अच्छा ये कोरिक था क्या, तो यहाँ V कांस्टेंट और ये P कांस्टेंट, एक में P कांस्टेंट हो गया, एक में V कांस्टेंट हो गया, एक में T कांस्टेंट Q कांस्टेंट, सबको मालूम है ना। आइसोकोरिक हो गया अगर कोई प्रोसेस, आइसोकोरिक, V कांस्टेंट, तो कितने लोग कह रहे हैं W तो 0, इस केस में W 0 ही हो जाएगा। अब ये तीनों हो रहे हैं ना, अच्छा ये आ गया तो ये तो बड़ा आसान है यार, P इंटू V2 माइनस V1, अगर W निकाल रहे हो तो माइनस लगाओगे, याद है ना वही कहानी में जो डिस्कस किया है, माइनस P एक्सटर्नल। इसके अलावा ये दोनों हो या कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कुछ भी हो रहा हो, इन सभी के केस में अगर वो इरिवर्सिबल है तो आंसर सेम, वो आइसोथर्मल भी है तो भी आंसर यही लगेगा, एडियाबैटिक है तो भी आंसर यही लगेगा, जनरल पॉलीट्रॉपिक क्यों ही देगा, बस ऐसे ही कुछ प्रोसेस होते हैं, यही आंसर आएगा। लेकिन अगर रिवर्सिबल हो गया तब आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि रिवर्सिबल होने से इंटरनल प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफाइन हो जाएंगे, और वो इस तरह से मैनेज हो रहा होगा कि वो एक्सटर्नल इंटरनल हमेशा हर मोमेंट पे बराबर हो रहे हैं। अब अगर रिवर्सिबल है तो इसमें आपको पूछना पड़ेगा रिवर्सिबल क्या, आइसोथर्मल
रिवर्सिबल क्या, एडियाबैटिक? रिवर्सिबल क्या, रिवर्सिबल क्या, पॉलीट्रॉपिक? क्या है रिवर्सिबल? जो रिवर्सिबल है उसके हिसाब से करोगे। तो चलो आप लोग फटाफट बताओ, आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, एडिया। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है अगर वो रिवर्सिबल ये हुआ तो ही पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। गैस नहीं है तो ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं है, तब सिर्फ एक ही चीज वैलिड है, क्यू इज इक्वल टू जीरो। पॉलीट्रॉपिक मतलब पी वी टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई मैं देखो कहां से कहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग फ्रॉम P1V1 टू P2V2 स्टेट ना। एन मोल गैस का है, P1V1 से P2V2 जा रहा हूं। क्या आप डिराइव कर सकते हो? ऑफ कोर्स आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी दिया होगा, टी टेम्परेचर पे कर रहे हैं, बाकी केस में वो भी नहीं दिया होगा। क्या आप फटाफट डिराइव कर सकते हो रिवर्सिबल के लिए? चलो दिखाओ मुझे, जल्दी करो। सबके लिए डिराइव करके एक्सप्रेशन बनाओ तो सब लोग। कितने लोग का हो गया? सारे कर लिए क्या?
हाँ जी बच्चों, आइए देखते हैं। W का वैल्यू आइसोथर्मल में W इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। एंड बेटा प्रेशर की वैल्यू कितने लोग कह रहे हैं कि इस बारी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर सकते हैं। फायदा है, क्यों फायदा है? एनआरटी बाई वी लिख देने का क्यों फायदा है? क्योंकि प्रेशर बदल रहा है और यहाँ वेरिएबल वॉल्यूम का है, तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यहाँ जो वेरिएबल है उसी का फंक्शन होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ ये बदल रहा है, इसलिए मैं यूज कर सकता हूँ एनआरटी बाई वी इंटू डीवी। बाकी आप स्मार्ट हो, V1 से V2 ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया एनआरटी, और ln V2 बाई V1 आ गया। सबको मालूम है ना? इस V2 बाई V1 को कितने लोग कह रहे हैं? माइनस एनआरटी ln P1 बाई P2। और कितने लोग कह रहे हैं इस एनआरटी को मैं P1 V1 में क्या लिख सकता हूँ? P2 V2 भी लिख सकता हूँ बेटा। ये सारी कहानियां ऐसी, सबको मालूम है? ये आसान है ना? चलो ठीक है, ये डन कर लोगे ना ये सब क्वेश्चन? हाँ अच्छा जी। एडियाबैटिक हुआ तो P V टू द पावर क्या हो गया? गामा। P V टू द पावर क्या हो गया बेटा? गामा। अच्छा देखो यहाँ पे वर्क डन जो मैंने लिखा है V2 बाई V1, इसमें देखो सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम है और इसमें देखो टेम्परेचर भी है, तो वर्क डन को हमेशा दो पैरामीटर्स में देखेंगे। अच्छा अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो कितने लोग कह रहे हैं यहाँ से T1 यहाँ T2 पक्का होगा? T1 T2, तो वर्क डन आपने किस में निकाला है? प्रेशर वॉल्यूम में या T1 T2 में भी? तो उसको टेम्परेचर में भी निकाल के दिखाओ, मोल एंड टेम्परेचर, क्योंकि हर केस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आ गया? चलो और देख लेते हैं। देखा जाए? देखा जाए ना बेटा? आइए देखते हैं। एडियाबैटिक रिवर्सिबल P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बताओ P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट हुआ है तो कितने लोग कह रहे हैं यहाँ से जब हम W निकालेंगे माइनस टाइम। अच्छा ध्यान रखना, मैंने जो निकाला था वो कौन सा था? माइनस लगाया था क्या मैंने? हाँ ठीक है, गुड। सो माइनस P इंटू डीवी। इस बारी P का वैल्यू कितना लिखोगे? इसको K मान लो, और इस K की वैल्यू P1 V1 के पावर गामा हो जाएगी और ये P2 V2 पावर गामा हो जाएगी। ध्यान देना क्योंकि इसमें और इसमें कोई खास चेंज नहीं है, यहाँ गामा है और यहाँ अल्फा है। बोलो। अच्छा बेटा गामा की वैल्यू क्या होती है? Cp बाई Cv। आई होप आप सब परिचित हो। Cv क्या होता है, Cp क्या होता है? Cv बताओ मोनो एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक मतलब हीलियम के लिए बताओ। 3/2R। O2 के लिए बताओ। अच्छा C H2CO3 के लिए बताओ। 7/2R। यही है ना? क्या बकवास कर रहे हो यार तुम? 6/2R। मैं वही देखना चाह रहा था, क्या कर रहे हो, रट रहे हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं ना। किसी भी पॉलीएटॉमिक के लिए नॉन लीनियर जो भी स्पीसीज होता है उसमें 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल 6 हो गए ना डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल बहुत हाई टेम्परेचर पे कंसीडर किया जाता है, तो वाइब्रेशनल नहीं देख रहे। वाइब्रेशनल करोगे तो ये सब भी बदलना शुरू हो जाएंगे, है ना? और उसका मैंने आपको एक आधा कोई क्वेश्चन होगा जिसके अंदर करवाया होगा वाइब्रेशन को कैसे ध्यान दे। फिलहाल ये सब जल्दी लिया नहीं जाता। Cp का वैल्यू क्या होगा? इतना प्लस R। Cv प्लस R, ये कर लोगे, सबको मालूम है। Cp बाई Cv सारे लोगों को क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा। तो अब इस P को क्या लिख लूंगा मैं? माइनस ये K अपॉन V के पावर माइनस अल्फा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? V के पावर माइनस अल्फा इंटू डीवी। बोलो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो K बाहर आ जाएगा, V के पावर माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस बाहर रखो। 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये सुनो V1 से लेके V2 तक। अब ये देखो नीचे अल्फा माइनस 1 कर दूं क्या? अल्फा माइनस 1। और कितने लोग कह रहे हैं? ये V2 पे पावर 1 माइनस अल्फा माइनस V1 पे पावर 1 माइनस अल्फा। अब यहीं पे मिराकल है। ये जो K है ना, जब यहाँ मल्टीप्लाई करो और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो दोनों की वैल्यू अलग अलग रखो। एक के लिए 1 1, एक के लिए 2 2 रखो, इसके लिए 2 रखो। तो जब मैं ऐसा करूंगा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इंटू P2 V2 टू द पावर अल्फा, सॉरी ये क्या था? हाँ चलो गामा को मैंने अल्फा मान लिया, अभी तो ऐसे ही कर लो, ठीक है।
v2 पावर 1 माइनस अल्फा माइनस v1 पे पावर 1 माइनस अल्फा इंटू p1 v1 पे पावर अल्फा। अब कितने लोग कह रहे हैं ये सब मिल करके p1 v1 ये p2 v2, आंसर क्या आ जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन अल्फा माइनस 1। अभी ये आंसर एक हुआ। कितने लोग कह रहे हैं अगर इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना है तो nRT2 क्लोज सिस्टम है तो हमारा nR डेल्टा टी अपॉन अल्फा माइनस 1। सबको क्लियर है? कितने लोग कह रहे हैं यही काम एडियाबैटिक के लिए गामा करेगा, पॉलीट्रॉपिक के लिए करेगा। समझ में आया? वर्क डन मैंने कहाँ कहाँ करा दिया तुम लोगों को, सारे फिजिकल चेंजेस में नहीं कराया, गैस से रिलेटेड जितने चेंजेस होते हैं वो। आ जाओ बाकी चेंजेस भी दिखाता हूं तुम लोग को, ठीक है। सबसे पहला फिजिकल चेंजेस में भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात हो रही थी। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बन रहा हो, इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे क्वेश्चन। देखते हैं आप लोग क्या दिमाग लगाते। लिखो तो लिखो 1 kg of solid having density 1 gram per ml is converted to liquid having density 0.9 ग्राम पर ml। बोल तो रहा हूं 0.9 ग्राम पर ml। ठीक है, अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन। फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। रिपोर्ट योर आंसर इन जूल। रिपोर्ट योर आंसर इन जूल। बैंग हो गया तुम लोग का तो। चलो जल्दी करो। जितने लोगों को जरूरत पड़ता है, एटीएम लीटर का वैल्यू होता है 101.3 जूल। मालूम है क्या जिंदगी में ये सब? आर का वैल्यू क्या होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और आर का वैल्यू होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो जैसा यूनिट उसके हिसाब से काम करना है आपको। आ रहा है बच्चों समझ में? चलिए मैं स्टार्ट करूं फिर। आइए, कितने लोगों का हो गया आंसर, हाथ उठाओ तो फिर मैं करता हूं। जूल में नहीं हुआ अभी? मैंने पढ़ाया कुछ और, क्वेश्चन कुछ और दे दिया। पढ़ाया मैंने गैस का, क्वेश्चन दे दिया मैंने सॉलिड का। मजे करो मजे करो जल्दी। क्या है आंसर बताओ। अच्छा, कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया वो हाथ उठाओ।
चलो आई गिव यू लिटिल मोर। अरे यार टाइम नहीं देना है, चलो ध्यान से देखो इधर। इतने देर में स्ट्राइक किया होगा तो हो जाएगा। समझते नहीं हो, फोकस नहीं करते हो। मैंने क्या बोला था, कितना था ये, कितना किलो लिया था, 1 किलोग्राम लिया है, और ये कोई सॉलिड है ना। और कितने लोग कह रहे हैं इसका डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर। मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर। अभी कितने लोग कह रहे हैं ये ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है भाई, कितना प्रेशर लग रहा है, 180, और फिर ये पिघल गया, ये लिक्विड बन गया। प्रेशर कितना था, 1 atm ही था, उसी के अगेंस्ट हो रहा है सारा कहानी। और ये वॉल्यूम कितने लोग कह रहे हैं, वॉल्यूम मास तो वही रहेगा ना, 1 किलोग्राम पिघल के 2 किलो तो नहीं बन जाएगा ना, 1 ही किलो रहेगा, मास सेम रहेगा, वॉल्यूम में डिफरेंसेस आ जाएंगे। वॉल्यूम कितना आएगा निकाल लोगे, कितना आ रहा है बताओ, 10/9, इतना ही रहने दो लीटर में, ठीक है। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं, कितना लल्लू सा सवाल था। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ये 1 atm था, V2 कितना था, 10/9, ये कितना था, 1, माइनस 1 atm अपॉन 9, 1/9 atm लीटर आ गया आंसर। ये सुनो, माइनस 1/9 atm लीटर, 101.3 जूल, करेक्ट आंसर इज दिस। कितने लोग का आया था, हाथ उठाओ। वेरी गुड, इतने ही लोग समझ रहे हैं, बाकी सब रटने की कोशिश कर रहे हैं। इतना घटिया सा क्वेश्चन था ये। जब बोलता हूं कि प्रोसेस सिंपल रखो, अननेसेसरी दिमाग फॉर्मूले पे लगा रहे होगे, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्यों लगाना है, जब इंटीग्रल पी डीवी से काम चल जाएगा तो कीप इट सिंपल। नहीं चलेगा, कुछ स्पेसिफिक कहानी दिया हो तो हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अच्छा देखो, वर्क डन का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं आया है, 101 डिवाइडेड बाई 9 करो तो लगभग लगभग 11-12 के आसपास आ रहा है। इसलिए बोलते हैं कि सॉलिड से लिक्विड बनने में वर्क नेग्लिजिबल होता है। वो तो फिर भी मैंने डेंसिटी इतना बदल दिया है, 1 से 0.9 कर दिया है, 1 से हो सकता है 0.98 हो जाए, 1 से 0.95, तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल होता है। इसलिए बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड बनने में कोई खास चेंजेस नहीं होते हैं वर्क डन के, वो सब चीज लगभग आइसोकोरिक जैसा ही रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वर्क डन टेंडिंग टू 0 ही रहता है। बट इस केस में मैंने आपको दिखाया इसलिए ताकि आप समझ सको कि क्या कहानी चल रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्क डन का, ठीक है। सारे फॉर्मूले बेकार हो जाएंगे आपके लगाने के लिए। लिखिए, लिखिए तो, 1 mole of liquid water is converted completely into vapor। ये बताओ, वाटर वेपर में अपने आप कब कन्वर्ट होता है अगर प्रेशर 1 atm हो, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड W एवरीबॉडी, W निकालिए। एज्यूमिंग आइडियल गैस इक्वेशन इज वैलिड फॉर वेपर, जो वेपर बन रहा है उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड मानो, वरना वैलिड नहीं होगा तो हमें ये दोनों का डेंसिटी देना पड़ेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया। निकालिए।
आ गया आंसर? कोई बात नहीं, देखो आप अगर प्रोसेस भी अप्लाई कर दोगे तो चल जाएगा मेरा काम फिलहाल। हाँ प्यारे बच्चों, क्या आया? गाइस गाइस गाइस, नो डिस्कशन एट ऑल, नॉट अलाउड। बताओ इसका क्या है आंसर? हाँ, अच्छा प्रोसेस पे तुम रुक गए, सुधर जाओ, लास्ट तक पहुंचो, वैल्यू चाहिए मुझे। आओ देखते हैं। देखो कितने लोग बोल रहे हैं कि 1 मोल लिक्विड वाटर है, इसका मतलब आपको मालूम है 18 ml। क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है? लिक्विड वाटर का 1 ग्राम पर ml। ये एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, खुद से मालूम होना होता है। अब ये अगर वेपर में बदलेगा तो कितने लोग कह रहे हैं पता नहीं कितना फैल गया होगा, ये इतना मोटू हो गया ये ना। अब इसका वॉल्यूम हमें नहीं मालूम, इसका वॉल्यूम तो हमें मालूम है V1। V2 का वैल्यू कितना आएगा? P इंटू सॉरी nRT बाई P। P कितना लिया मैंने? 1 atm। रख दोगे? कितना आएगा बताओ? N का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू 1/12 atm लीटर इंटू 373। रफली बताओ कितना आ रहा है? अपॉन 1 ही था ना ये तो एटीएम। बोलो 31.8 लीटर के आसपास आ रहा है रफली। मैं 32 मान ले रहा हूँ, ठीक है चलेगा? 32 लीटर चलेगा ना? अब कितने लोग करें W इज इक्वल टू, ये भी कहानी वही है ना सर, 1 एटीएम लग रहा है और ये धीरे धीरे 1 एटीएम के ही अगेंस्ट चेंज हो रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट कांस्टेंट। बाहर निकालो इसको, जल्दी बाहर निकालो। डीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। अभी कितने लोग कह रहे हैं V1 इज नेग्लिजिबल, 10 ml है यार। 32 लीटर में 10 ml पानी और डाल दो, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आने, खत्म है वो कहानी, तो इसको नेग्लेक्ट मार दो। तो आंसर क्या आ जाएगा? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस बोले तो एटीएम लीटर, ये 1 ही था और ये वैल्यू आपने निकाला है, तो आंसर आ जाएगा 32 एटीएम लीटर। बेटा एटीएम लीटर को निकाल लोगे 101.3 जूल। कितने लोग का आंसर आया था याद बताओ? यहां तक पहुंचना है आपको। सबको क्लियर हो गया? अब एक कायदे से देखो तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही था जिसमें लिक्विड वेपर में बदल रहा था। ये मैंने कहानी आपको सुनाई, अच्छी लगी? अगली क्वेश्चन अगला कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि मान लो, सुन रहे हो तो मेरा बात? ठीक है, मान लो आपने H2 गैस प्लस N2 गैस, इक्विलिब्रियम नहीं दूंगा, अमोनिया बना रहा हो, कन्वर्ट हो रहा हो कंप्लीट, और इस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से ही कैलकुलेट करना हो। आप बताओ W कितना होगा अगर हम 3 मोल 1 मोल नाइट्रोजन लिए हो और ये पूरी तरीके से यहां खत्म हो गया हो, एंड रिएक्शन इज कैरिड आउट एट, नहीं मैं बता रहा हूं, कैरिड आउट एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपको इस रिएक्शन के हिसाब से, मान लो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से चीजें ली गई हो, तब बताइए।
चलो, ये इंफॉर्मेशन इज इनफ आई गेस. 27 डिग्री सेल्सियस. Of course, it is taking place constant pressure. चलो मैं बताऊं क्या, बहुत मजेदार है. आज का मेरा टारगेट है फर्स्ट लॉ तक आपको समझाना, ठीक है. आई एम वेरी क्लोज टू दैट. कल सेकंड लॉ एंड एंट्रोपी समझाऊंगा, खत्म थर्मोडायनेमिक्स के बाद. अरे रिवीजन करने से क्लैरिटी आ रही है या गुड. वैसे एक बात बताऊं, जो पहली बार नहीं भी पढ़े हो ना, ये चैप्टर पूरा सीख सकते हो 2 लेक्चर में. 11वीं में हमने पता नहीं 15-16 लेक्चर पढ़ाया था. अरे बाप रे. क्योंकि उसमें एक एक ग्राफ दे करके 10 मिनट वेट करता था, तुम लोग बनाओ पहले, आराम से सीखो. अब मुझे वो सब का टेंशन नहीं है. सो कायदे से अगर मुझे 12th में सीधा पढ़ाना हो तो मेरा 16 दिन का लेक्चर सेव हो जाएगा. बट तब तक स्कूल में फेल हो चुके होगे, दोबारा 11th में तो ये बड़ा टफ है का. आओ चलो देखते हैं, ठीक है. करें. देखो बच्चा, इतना आसान सा क्वेश्चन है. कितने लोग करें? अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो हमारा आंसर वही आएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी. ये कांस्टेंट है तो बाहर आके पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1. अब देखो यही समझना है, यही समझदारी करना है. कितने लोग कह रहे हैं डब्बे में इनिशियली क्या प्रेजेंट था? H2 3 मोल और N2 गैस 1 मोल. ध्यान रखना बेटा, गैस देना. और फाइनली क्या प्रेजेंट था रिएक्शन में? अमोनिया 2 मोल. अभी कितने लोग कह रहे हैं इसका वॉल्यूम निकालना हो तो आएगा नंबर ऑफ मोल 2 इंटू RT बाई P. P तो कांस्टेंट था, टेम्परेचर भी कांस्टेंट. और इसमें V1 निकालना हो तो 3 + 1 4 RT बाई P. और P तो हमारा P था ही, बोलो ना, माइनस P रहने दो. और ये कितना आ गया? 4 RT बाई, हाँ 2 RT. वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, तुमने क्या बोला? RT बाई P माइनस 4 RT बाई P. क्या घटिया सा क्वेश्चन था. क्या आ गया आंसर? प्लस 2 RT बाई, बस ना, ये आंसर हो गया. क्या R की वैल्यू नहीं मालूम है? T की वैल्यू नहीं मालूम है? क्या है? मतलब W की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा NgRT होगा केमिकल रिएक्शन के लिए. अगर कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन करा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन, अगर मैं डब्बा क्लोज कर दूं, रिजिड कर दूं, तो क्या आएगा आंसर? 0 इज द राइट आंसर. समझ गए ना? बस अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं. वर्क अब तुम्हें सारे दुनिया भर के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वर्क से रिलेटेड सब मैंने खत्म करा दिया. कुछ नहीं बचा है वर्क डन में, ठीक है. बाकी आई होप आप फिजिक्स में इतनी कहानियां पढ़ते होगे. रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक में कौन ग्राफ ऊपर होगा कौन नीचे होगा, ये मेरा काम. समझते हो ना स्लोप से डिफाइन करके ये सब, ठीक है गुड. ये सब भी कराया था ना एक्चुअली 11th में, इसलिए सब जुड़ जाता है. अभी इसी को समझाने में मुझे लगता है एक लेक्चर चला गया होगा मेरा. देखूंगा तो समझ में आएगा कि कितना स्लो तुम लोग का उस समय रिसीविंग एंड रहता है. चलो वर्क हो गया. अब आते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं? नहीं, हीट. अच्छा देखो बेटा, क्या हीट मुझे पढ़ाने की जरूरत है? देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मान लो कोई सॉलिड है और दूसरे सॉलिड में, मतलब उसी सॉलिड में जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर T1 से T2 बदल रहा है. आपको स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 दिया है, T2 दिया है, तो क्या आपको नहीं मालूम Q = ms dt
डी क्यू इज इक्वल टू, या फिर इसी को नंबर ऑफ मोल इंटू सी इंटू डी टी लिख सकते हैं, सेम फेज में हो तो, सेम फेज में हो तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर फेज ट्रांजिशन हो रहा हो, अब वो फेज ट्रांजिशन कई बार ना लोगों को समझ नहीं आता है, जैसे ग्रेफाइट से डायमंड भी जा रहा हो ना, तो ये एक फेज ट्रांजिशन है। लोगों को लगता है कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो तभी है, ऐसा नहीं है। एक सॉलिड का स्ट्रक्चर दूसरे सॉलिड के स्ट्रक्चर में बदल रहा हो, वो भी फेज ट्रांजिशन ही है। इन सभी फेज ट्रांजिशन में मिराकुलस चीज ये होता है, आप हीट दोगे टेम्परेचर बदलेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आता कहां जा रहा है, उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा, हिंदी में बोलते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहां जा रहा है वो। अरे मतलब हिडन यार, लेटेंट बोलते हैं इंग्लिश में, लेटेंट। अरे यार तूने क्या मजाक बना दिया तुम लोग, ठीक है। सो लेटेंट हीट, इसलिए यहां पे आप देखोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया रहेगा, मोलर हीट कैपेसिटी नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे लेटेंट हीट एल की वैल्यू दी रहती। अरे यहाँ ध्यान दोगे थोड़ा सा तुम। सो एल की वैल्यू दी रहेगी। आप कितने लोग कह रहे हैं कि अगर ग्रेफाइट से डायमंड जा रहा है तो ये ऐसे जाता है, कुछ सेट ऑफ मास लेकर के, जब वो हीट कंज्यूम करके सीधा ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं जितना हीट आप सप्लाई करोगे डी क्यू, वो डीएम इंटू एल के बराबर होगा। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट कैसे डिफाइन करते हैं, कितना हीट दिया जाए कि उसका फेज ट्रांजिशन हो जाए पर यूनिट मास, ऐसे भी डिफाइन होता है, या मोल में, वो इसका यूनिट देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें टेम्परेचर का फैक्टर नहीं रहेगा ना, इसलिए डीएम इंटू एल। सो क्यू का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रल डीएम इंटीग्रेट होकर क्या आ जाएगा, एम, तो एम इंटू एल, एल का वैल्यू यूजुअली कांस्टेंट ही होता है, तो एम इंटू एल करके आता है। समझ में आया। इसी को फेज ट्रांजिशन में कई बार ना, अगर, चलो ठीक है अभी तो फिलहाल ये हो गया, ये हो गया, ये कब लगाएंगे, सेम फेज में हो, ये कब लगाएंगे, फेज बदल रहा हो, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। ये दो फॉर्मूले हैं भाई, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। और ये सी की वैल्यू, एस की वैल्यू हमेशा आपको दी गई रहेगी बेटा ना, कैलोरीमेट्री में आपने पढ़ा होगा, आइस का 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन होता है, पढ़ा है ना। उसी तरीके से आपने लिक्विड वाटर का पढ़ा होगा, 1 कैलोरी, वो वैल्यू दी रहती है। एस की वैल्यू बता रहा हूं, मोलर हीट कैपेसिटी उसी हिसाब से दिया रहेगा। सबको क्लियर है, हीट का क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, बोलो। अच्छा क्वेश्चन ये बोला जाए कि कोई सॉलिड था, उसको मैं लगातार हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आप हीट सप्लाइड एंड टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। मान लो उसके मल्टीपल सॉलिड के फॉर्म्स नहीं है, मतलब एलोट्रॉपिक बिहेवियर नहीं कर रहा है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, जितनी बार वो एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा उतने बारे में चेंजेस आएंगे। मान लो उसका कोई एलोट्रॉप नहीं है, मतलब सीधा सॉलिड के बाद उसका अगला डेस्टिनेशन कहाँ है, लिक्विड, उसके बाद अगला डेस्टिनेशन कहाँ है, गैस, बस इतना ही है। तो जरा जल्दी बनाओ तो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, क्यू वर्सेस टी का। खूब हीट सप्लाई कर रहे हैं हम, लगातार कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है देश में, चलो जल्दी करो। प्यारे बच्चों, हो गया, हुआ क्या,
क्या हुआ वो देखते हैं। देखो 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 मेरी बात ध्यान से सुनो, कितने लोग कह रहे हैं कि हीट सप्लाई करोगे तो सर Q का वैल्यू m इंटू एस T2 माइनस T1 होता है। मान लो एक रेफरेंस टेम्परेचर ले ले रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से शुरू कर रहे हैं। सो एम एस टी नॉट की एक वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा एम एस टी माइनस सम कॉन्स्टेंट क्यू का वैल्यू। सो टेम्परेचर एंड इसमें एक पॉजिटिव स्लोप, इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो कुछ यहां से ऐसे जा रहा होगा, ये सुनो। फिर उसके बाद कितने लोग कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। कब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा? फेज ट्रांजिशन, है ना। इसको थोड़ा और ऐसे कर ले, मुझे जगह मिल जाएगी थोड़ी ना। इसके बाद कितने लोग कह रहे हैं ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जा रहा होगा, और ये स्लोप दोनों सेम नहीं होंगे बेटा ना, क्योंकि दोनों स्टेट का एस का वैल्यू सेम नहीं। एंड उसके बाद फिर एक बार कांस्टेंट होगा, एंड फिर ये लगातार ऐसे कुछ होता जाएगा डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस। वो उधर उधर तो डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस है, क्योंकि गैस टू गैस में इनफाइनाइट प्रोसेस हो सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हीट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अगला चीज आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उससे पहले आप मुझे बताओ, इंटरनल एनर्जी का ज्ञान है आप लोगों को? बताइए, मुझे समझाइए, थोड़ा मेरा ज्ञान वर्धन कीजिए। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? कौन बताएगा? ठीक है, चलो एक काम करते हैं ना, अगली क्लास में इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी वगैरह सब कुछ कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये टाइम अच्छे से यूज करना, वर्क डन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे सबको सॉल्व करना। और फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, यू कैन अप्लाई एज सच इन केमिस्ट्री यार, डोंट वरी। डब्ल्यू दिया हो तो बस ध्यान देना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट क्लास, सी यू गाइस टुमारो।